हम लोग इससे पहले वीडियो में फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ चुके हैं और काफ़ी लोगों ने उस पॉलिसी को देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं कि सर उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मैं एडवाइस करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो फिस्कल पॉलिसी वाली वीडियो को देख लें। उसका आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव को समझना काफी आसान रहेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को वाली वीडियो को देखेंगे तो फिर पॉलिसी में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, पहला तो ये सवाल है कि एक ब्रॉडली अगर हम दिमाग में सोचें कि आखिर क्यों डिजाइन की गई इस पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी डिजाइन करने की जरूरत ही क्या थी। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ब्रॉडली उनको कैटेगराइज करें तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट में दोनों इन्वेस्टमेंट हैं, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी बढ़े। जाहिर है उनको फिर इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट उसके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से पॉलिसी डिजाइन की गई, हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं और हमने जहां लगा रखी है रिसोर्सेज बहुत जगहों पर, कुछ जगहों पर हमारी वो रिसोर्सेज सही से काम नहीं कर रही हैं। तो एक और रीजन होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो जाए, लेस डिजायरेबल से मोर डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ हो जाए। तो दूसरा क्या है, डाइवर्टिंग इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज या डाइवर्टिंग रिसोर्सेज कर लीजिए खाली आप, diverting resources from less productive to more productive or more investment channels। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रॉड सेंस है जिसकी वजह से ये पॉलिसी डिजाइन की गई है। अच्छा, अब अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहले तो ये है कि अगर हम डिटेल में एक एक करके ऑब्जेक्टिव पढ़ें उससे पहले हम ये बात समझ लें कि मोटे मोटे तौर पर कि हम अगर कोई कंट्री की हम देख रहे हैं कि इसने फिस्कल पॉलिसी, इस कंट्री ने फिस्कल पॉलिसी का यूज किया है, तो बेसिकली वो काम क्या करना चाहती है इकोनॉमी के अंदर, जो बेसिक काम है उसका, जो वो जिस वजह से वो इस पॉलिसी को लेके आती है, उसके लिए देखिए उसका पहली बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसको अचीव करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसको अचीव करना है, पहला का अचीव करना है और मेंटेन करना है। दूसरी चीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जाहिर है इकोनॉमिक में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक ठहराव आए, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह ठहराव आकर रुक गया है, यानी ठहराव ही आ गया, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए तीसरा एक बहुत बड़ी वजह, एक और रीजन होता है इसका, इस पॉलिसी का, कि स्टेबलाइज द रेट ऑफ ग्रोथ। स्टेबलाइज द रेट ऑफ ग्रोथ। समझ रहे? यानी स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो होना चाहिए, लेकिन एक तो यह है कि आपने स्टेबिलिटी इस तरह से कर रखी है, हाँ हम उसको डाइवर्ट नहीं होने दे रहे, नहीं, ये स्टेबिलिटी इस तरह रहनी है, ठीक है, ऊपर जाए हल्का से नीचे आएगा, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखिए तो वो बढ़ रही है। तो ये कि स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है कि हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बस स्टेबल है, स्टेबिलिटी का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ वाली, जिसमें हमारी ग्रोथ भी हो रही हो, ठीक है। अच्छा, अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर थोड़ी सी मामला अलग होता है। अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जाहिर है डेवलप्ड और अंडर डेवलप में बेसिकली बहुत बड़ा फर्क यही होता है कि वहाँ एलोकेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, पता ही नहीं होता कहाँ कितनी रिसोर्सेज लगानी है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अंडर डेवलप कंट्री के अंदर
जो बेसिकली मेन एक एम लेकर चलते हैं वो ये लेते हैं कि किसी तरीके से सेविंग्स को बढ़ाई जाए, यानी उनका जो सेविंग इनकम, नेशनल इनकम कह लीजिए, सेविंग और नेशनल इनकम जो रेशो है वो बढ़ाना चाहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो, एलोकेशन यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम सेविंग की तरफ करें। अगर हम सेविंग ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंपनीज लगेंगी, कंपनीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग जब एम्प्लॉय होंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी। ठीक है, एक ये रहता है। अच्छा, दूसरी ये भी चीज देखनी होती है कि हम जब ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम इसको रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कंजम्पशन पर बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ को तो एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, कंजम को कंट्रोल करते हुए, लेकिन इतना कंट्रोल ना कर लेंगे प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो हमें कंजम्पशन को कंट्रोल करना है, रेट ऑफ ग्रोथ को पकड़ के चलना है। तीसरी बात, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो एक और आइडिया रहता है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। आपको ये डिसाइड करना होता है पहले से ही कि कितनी कंजम्पशन की तरफ जानी है रिसोर्सेज और कितनी इन्वेस्टमेंट की तरफ। देखिए, आपने देखा होगा गेहूं, जो किसान है गेहूं उगाते हैं, वीट, वो जो पूरी फसल उनकी होती है उसी में से एक पोर्शन रख देते हैं वो बीज के लिए। ठीक है, तो वो वहां एलोकेट कर रहे हैं, इतना कंजम्पशन के लिए है, इतना फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक और एलोकेशन आता है, डिफरेंस बिटवीन दी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी किस फॉर्म में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, किस फॉर्म में कम। यह भी एक फिस्कल पॉलिसी लेकर चलती है कि हम जाहिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, पैसा बढ़ाएगी, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो उस टाइम में ये देखना होता है कि कौन सा चैनल इन्वेस्टमेंट का ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिससे ज्यादा लोगों को जॉब मिले, ज्यादा लोगों की इनकम बढ़े और खुशहाली आए। अच्छा, अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां एलोकेशन की कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां तो पहले से ही चीजें ठीक तरीके से एलोकेट होती हैं। वहां जो मेन चीज होती है वो होती है रेगुलेटिंग दी फ्लो ऑफ परचेजिंग पावर। जो परचेजिंग पावर है लोगों के पास, जो है क्या कितनी इनकम किसके पास है, कितना कोई खरीद सकता है, इसको रेगुलेट करना रहता है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, इफेक्टिव डिमांड को, टोटल इफेक्टिव डिमांड को डिटरमिन करके। ये थोड़ा सा फर्क रह जाता है। तो इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, और एडवांस कंट्री के अंदर ये ऑब्जेक्टिव थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या। मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से 10 ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट किए हैं। आप लोग किसी भी बुक से पढ़िएगा, नेट पे जाइएगा, देखिएगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा लिए हैं कि 10 ले लिए हैं, उनको डिस्कस कर लूंगा ताकि अगर आपको थोड़ी भी याद रहे तो आप आसानी से उनको लिख सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो बेसिकली हमारी मेन हेडिंग है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए यूज करती है, यानी अचीविंग एंड मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब यहां फिर जो मैंने अभी बात बताई थी कि यहां पर कोशिश ये की जाती है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएं और फिर उसको मेंटेन करें, लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाया है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का मोटो होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि किसी भी तरीके से हम फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास अपनी इकोनॉमी को ले जाएं, और उसके लिए जाहिर है गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी होती है। गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाती है, स्पेंडिंग बढ़ाती है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करती है। यानी अभी कह लीजिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा पैसा मार्केट में जाए, ज्यादा इन्वेस्ट हो। और अच्छा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं,
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर लगाएं। लोन्स चीप किए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। प्राइस को स्टेबल रखना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इसके अंदर एक बहुत समझने वाली बात एक ये है कि देखिए, प्राइस को कंट्रोल का मतलब हुआ कि प्राइस को बहुत बढ़ने न दे। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन वही है, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आपको ग्रोथ के लिए जितना प्राइस बढ़ने चाहिए, यानी जितना इन्फ्लेशन चाहिए, उसको मेंटेन करना है। आपको सिर्फ एक जगह प्राइस को स्टेबल नहीं करके मेंटेन करना है। आपका जो प्राइस की इन्फ्लेशन ग्रोथ है, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेबिलिटी लेके आनी है। और डेवलपिंग कंट्री के अंदर बेसिकली जो कंज्यूमर है, उनकी इनकम बढ़ती है। जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाएंगे तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी इनकम बढ़ने लगती है। और जब उनकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, जाहिर है डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, वो ज्यादा खरीदेंगे। और जब वो मार्केट में ज्यादा खरीदेंगे, सप्लाई तो उस वक्त तक बड़ी नहीं होती है। सप्लाई बड़ी नहीं है और डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है। और यहीं पर एक इन्फ्लेशनरी गैप रिजल्ट में आता है। उस वक्त होता क्या है उसके अंदर कि मान लीजिए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ी जैसे उनकी लेबर की, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। वहां सप्लाई है नहीं, सप्लाई उतनी ही है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर अब कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें। ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फिर उनको लेबर की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेबर डिमांड बढ़ेगी। और जब मार्केट के अंदर लेबर डिमांड बढ़ेगी तो लेबर पैसा बढ़ाएंगे अपने, लेबर की वेज बढ़ेगी तो उनकी इनकम फिर बढ़ेगी। और जब उनकी इनकम फिर बढ़ेगी तो वो फिर फर्दर डिमांड को बढ़ाएंगे। और इस तरीके से आप एक हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाएंगे, जो आपको कंट्रोल करना है। हाइपर इन्फ्लेशन अगर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। प्राइस को स्टेबल रखना है और हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी जो ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है वो मेंटेन करके आपको चलना है। और उसके लिए जाहिर है गवर्नमेंट फिर टैक्स को बढ़ा देती है और जो बहुत सारे फिस्कल मेजर्स हैं वो लेती है उसको, यानी कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करती है, टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको इंट्रोड्यूस करती है। और जो हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं उनको कंट्रोल करती है किसी तरीके से। और जो फिस्कल कंट्रोल है बहुत सारे, तो अलग अलग टूल्स के जरिए इन हालात में एक फिस्कल पॉलिसी किसी तरीके से प्राइस को स्टेबल रखना चाहती है और हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहती है। ठीक है। थर्ड है रिड्यूसिंग द deficit in the balance of payment। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम डिटेल में पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो उसमें जाकर देख लीजिए, उसको आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो हमें सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। और जब हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करे और कम से कम एक्सपोर्ट करे तो क्या होगा, पैसा कम आएगा और ज्यादा जाएगा। अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है तो बाहर पैसा ज्यादा जा रहा है, एक्सपोर्ट कम है तो बाहर से पैसा कम आ रहा है। इस ऐसे टाइम में हमारे पास हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट हो जाता है, जिससे कंट्री को प्रॉब्लम होती है, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। इस टाइम में फिस्कल पॉलिसी कोशिश करती है कि ये जो हमारा डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इसको किसी तरीके से रिड्यूस करें। उसके लिए गवर्नमेंट करती क्या है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स देती है। अगर आप इंपोर्टर्स को इंसेंटिव देंगे, उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा आसानियां उनके लिए पैदा करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और जो इंपोर्टर्स हैं
उन पर ड्यूटी लगा दीजिए ताकि वो कम से कम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, वो इतना महंगा अपनी आपकी कंट्री के अंदर बेच नहीं पाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। चौथा है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यह बार बार पढ़ रहे हैं इस बात को कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाना, एक्सेलरेट करना है, लेकिन हमें अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। यानी हमारा एम है, और ये मेन होता है हर कंट्री की गवर्नमेंट का, ये एम होता है कि वो किसी तरीके से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आपको स्टेबिलिटी के साथ करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक तो ये कि आपने यहां मेंटेन कर लिया, आपको यहां मेंटेन नहीं करना है, रेट ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करना है। ये ग्रोथ चलती रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा ना हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या काम होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाएं, लेकिन स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए। और इसके लिए जाहिर है जो टूल्स हैं, जैसे कि टैक्सेशन है, पब्लिक बोरोइंग्स है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ये इन सब टूल्स को बहुत अच्छी तरह प्रॉपरली यूज करना होता है ताकि नेशनल इनकम बढ़े और खास तौर से पर कैपिटा इनकम बढ़े। ठीक है। पांचवा है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ देखिए, ये भी खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एम हो जाता है, क्योंकि अगर एलोकेशन गड़बड़ है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इसमें क्या काम करती है कि वो किसी तरीके से जो आपके लग्जरियस आइटम है उन पर टैक्स लगा देगी, यानी किसी तरीके से अमीरों से पैसा लेगी और गरीबों को इंसेंटिव्स देगी। तो ये एक एलोकेशन का काम होता है, यानी एलोकेशन एक है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जाता है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगला ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का कि रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिडक्शन इन द inequalities of income and wealth। वही वाली बात ना कि अमीर और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, जो इनइक्वालिटी है वो कम होनी चाहिए। गरीब जैसे बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, तो गवर्नमेंट का काम यह रहता है कि किसी तरीके से गरीबों से अमीरों की तरफ से पैसा लें और गवर्नमेंट की जो और स्कीम्स हैं उन पर लगाएं। उसके लिए क्या, जैसे मैंने बताया कि जो लग्जरियस आइटम है या हायर पोजीशंस के जो लोग हैं उन पर इनकम टैक्स ज्यादा लगा दिया, और जो कम सैलरी वाले हैं उन पर कम लगा दिया, बल्कि इंसेंटिव दे दिए। राशन शॉप्स खोल ली जाती हैं, उसमें फिट होता है कि साहब इतनी इनकम वाले तक यहां से फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है ताकि अपने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है। अगला है सातवां है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक बार बार पढ़ रहे हैं हम इसको। देखिए, ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये बेसिकली जो हमारे फिस्कल मेजर हैं वो काफी हद तक इस स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। किसमें? शॉर्ट रन के अंदर, जहां पर हमारी इंटरनेशनल साइकिल में बहुत ज्यादा
फ्लक्चुएशन होते हैं, यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट साइकिल के अंदर। वो क्या करता है कि जब यहां पर फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं, इन फ्लक्चुएशन की वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है उनके फेवर में ट्रेड चली जाती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है और प्रॉब्लम करता है। इसी वजह से बूम के टाइम में जनरली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, एक्सपोर्ट के इंपोर्ट पे तो करती हैं, कभी कभी एक्सपोर्ट पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, वो किसी तरीके से कंट्रोल रहे। यही मेन चीज है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसी पे आपकी कंट्री की करेंसी वगैरह ये सब डिपेंड करती है। ठीक है, अगला है कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, यानी कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बनाना जिससे कि ग्रोथ हो। होता क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन को इंकरेज करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा, ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली यही काम करती है कि वो इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से बढ़ाती है और रिसोर्सेज को गलत जगहों से उठाकर सही जगह पर लगाती है। इसी से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। अगला है टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से ऊपर के मैं 2 मिटा दूं। पार्ट 9, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट। जाहिर है ये भी बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन जब ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से बहुत सारे फायदे एक साथ हो जाते हैं। आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया, आपने किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, पैसा बढ़ाया मार्केट में और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, उसके लिए आपने लोन दिए, सस्ते लोन दिए, या अपने गवर्नमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, जो भी काम किया, उन प्रोजेक्ट्स वगैरह से क्या होगा, नौकरियां निकलेंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो एजुकेटेड होते हुए भी छोटी नौकरी पर काम कर रहे हैं वो भी फिर अच्छी नौकरियों पर आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी। ठीक है, और जब इनकम बढ़ेगी लोगों की तो जाहिर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी के अंदर इस रेट को मेंटेन करना है, इसको नहीं करना। तो अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है तो ग्रोथ उनकी होती चली जाएगी। इसलिए हमें किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, इंकरेज करना है, और जाहिर है उसके लिए हमें कंजम्पशन को थोड़ा सा कंट्रोल भी करना होगा, और जाहिर है वो चैनल्स जहां पर हमारी रिसोर्सेज अनप्रोडक्टिव हैं उनसे डाइवर्ट करके प्रोडक्टिव की तरफ ले जाना होगा। आपको लग रहा होगा कि सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं लेकिन घूम फिर के एक ही जगह आते हैं सारे के सारे, कि कैपिटल बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो, इनकम बढ़ाओ, लेकिन मेंटेन रखो, स्टेबिलिटी रखो। ठीक है, आखिरी है इसी में कि रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर है जब जितनी हमने 9 ऑब्जेक्टिव्स में ये सब पढ़ा है, अगर ये सारे काम हो जाते तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा। कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हम स्टेबिलिटी के साथ हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए हम ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, तो कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं था, एक आसान चीज है, सिर्फ कुछ आइडियाज हैं वो आप दिमाग में रखिए, और अगर इसमें से 5, 6, 7 भी आप याद रखेंगे तो काफी है। लेकिन समझिए सबको कि आखिर है क्या। पहले तो इसी बात को समझिए, फिस्कल पॉलिसी क्या है।
फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट जब अपने आप मनी को कंट्रोल करेगी वो फिस्कल पॉलिसी होगी। और वो क्यों करती है कंट्रोल? ये सारे काम करने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। आप कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।